नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज धरती पुत्र मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंतिम विदाई हो गई। वो जहाँ से जन्मे थे, जहाँ से वो वजूद में आए थे, वहीं की मिट्टी में वो समा गए। जिस मिट्टी ने उन्हें जना था, उसी में वो फिर से शामिल हो गए। अपने पैतृक गांव सैफई में नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए। अपने नेता के अंतिम दर्शन पाने के लिए सैफई में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में लोग सभी अपने नेता के दर्शन करने के लिए बेताब नजर आए। राजनीति के नज़रिए से देखें तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी गमगीन थे। विपक्ष के बहुत सारे नेता, फिल्मी दुनिया के लोग, उद्योग जगत के लोग और यहाँ तक कि उनके बहुत पुराने साथी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। लाखों नम आँखों ने नेताजी को बधाई दी। नेताजी के चाहने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, वो सिर्फ अपनी पार्टी के ही नेता नहीं थे, वो जन नायक थे, जन नेता थे। मुलायम सिंह यादव वैसे तो कई सालों पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी 2000 बल्कि 1992 में, और इधर पार्टी में संरक्षक की भूमिका में थे। पर उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी भर से ही अखिलेश यादव, उनके जो बेटे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, और नेताजी के करोड़ों करोड़ों समर्थक, उनके जो लोग हैं, नेताजी के चाहने वाले हैं, उनके लिए वो किसी वट वृक्ष से कम नहीं थे। नेताजी की छत्रछाया में ही सपाई नारे लगाते थे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसने न कभी झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। अब मुलायम सिंह नहीं रहे। अब उनके बिना सपा के आगे की राह कितनी मुश्किल होगी, कितनी या सपा आगे कितना बढ़ेगी, ये बहुत कुछ उनके बेटे अखिलेश यादव के सियासी कौशल पर निर्भर करेगा। अब आगे का सफर उन्हें पिता की छत्रछाया के बिना ही तय करना है, और आगे की सियासी डगर कठिन नजर आ रही है, जो सपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। आज मंथन इसी पर। लाखों करोड़ों पिछड़ों, शोषितों, दलितों, सर्वहारा और ऐसे लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता हो, उनकी आवाज़ बनने वाले नेताजी मुलायम सिंह आज खामोशी से चले गए इस दुनिया से। तो वो कल ही विदा हो गए थे। आज उनका स्थूल शरीर भी पंचतत्व में मिल गया। ये पल इटावा जिले के सैफई गांव वालों के लिए बहुत भारी था। उत्तर प्रदेश में और देश में फैले समाजवादियों के लिए ये बहुत दुख का पल था, दुख की घड़ी थी। नेताजी को बहुत भारी मन से लोगों ने आज विदा किया। उनके अंतिम सफ़र में शायद इस तरह के दृश्य शायद पहले कभी किसी नेता की अंतिम यात्रा में देखे नहीं गए। लोगों का उनसे भावनात्मक लगाव, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था सैफई में कि कोई उनका अपना, कोई पिता, कोई अभिभावक, कोई बड़ा भाई, मार्गदर्शक चला गया हो। बहुत पुराने पुराने लोग, उनके साथी, उनके शिष्य विह्वल थे, भाव विह्वल थे, और उनके बेटे अखिलेश यादव पर तो गमों का पहाड़ ही टूट गया, क्योंकि नेता के बिना अब उन्हें चलना होगा।
अभी तक हर बात वो नेता पर टाल दिया करते थे कि ठीक है नेताजी हैं, नेताजी से बात कर लेंगे, लेकिन अब नेताजी नहीं। आने वाले वक्त में अखिलेश यादव कई बड़े व कड़े इम्तहान से गुजरेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इनमें उन्हें भाजपा से जूझना होगा और शिवपाल यादव की पार्टी से भी। पारिवारिक कितनी चुनौतियां आती हैं ये बात दीगर है। आगे मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और मुलायम सिंह इसी लोकसभा से इस मौजूदा संसद में वो सदस्य हैं। निकाय चुनाव भी है जहां समाजवादी पार्टी उतरती है, निकाय चुनाव लड़ती है, और सबसे बड़ा इम्तहान समाजवादी पार्टी का 2024 में होने वाला है, जब वो नेताजी मुलायम के बिना लोकसभा के चुनाव में उतरेगी। नेताजी के ना रहने पर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदमे से उबारना और उन्हें तैयार करना, नेताजी की तरह जुझारू बनाना, नेताजी की जो समाजवादी पार्टी थी उस तरह जुझारू बनाना, ये काम आसान नहीं है अखिलेश यादव के लिए। अब नेताजी के साथ कार्यकर्ता व समर्थक और उनके जो नेताजी के साथ जो कार्यकर्ता थे, जो उनसे कार्यकर्ताओं के नेताजी से जो भावनात्मक डोर थी, जो एक बड़ा रूहानी रिश्ता था, उस रिश्ते को अखिलेश यादव कितनी मजबूती से बांध पाते हैं, कितनी मजबूती से गूंथ पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। इसके लिए उन्हें सावधानी से कदम उठाना होगा। सपा मुलायम के साथ काम कर चुके पुराने वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं के साथ पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, पार्टी नेताजी की विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव कई मौक़ों पर अखिलेश को आशीर्वाद देकर ये साफ कर चुके हैं कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ही हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। निसंदेह अखिलेश यादव की तुलना में मुलायम सिंह यादव से नहीं की जा सकती, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव अलग अलग तरीके के दो व्यक्तित्व हैं और उनकी तुलना करना ठीक भी नहीं होगा। पर अपनी सियासी यात्रा में मुलायम सिंह ने कई मानक गढ़े और कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए। मुलायम सिंह यादव जमीनी राजनीति के माहिर थे, वह कार्यकर्ताओं के नब्ज पहचानते थे। आज तो सोशल मीडिया का युग है, जब कोई मीडिया नहीं था, केवल अखबार छपा करते थे, उस दौर में नेताजी का जो गांव-गांव नेटवर्क था वो बहुत लाजवाब नेटवर्क था। वो लोगों को कनेक्ट करते थे। कोई नाराज हो गया तो उसे मना लेना उन्हें बखूबी आता था। विरोधी दलों के नेताओं से भी वह निजी रिश्ते बनाकर रखते थे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेता मुलायम सिंह से निजी रिश्तों की बात करते हैं। इस तरह की सियासत और इस तरह की सियासी विरासत को अब आगे ले जाना अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ा काम होगा। ये बहुत बड़ी बात रही। उत्तर प्रदेश में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को लेकर हमेशा सियासत होती रही है, जहां बाकी सभी राजनीतिक दल हमेशा बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं। वहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा उत्तर प्रदेश को अलग राज्यों में बांटने के धुर विरोधी रहे हैं। जब उत्तराखंड का बंटवारा होना था उसमें भी वो कतई, बाद में हालांकि वो बंटवारा हुआ। इसी तरीके से महिला आरक्षण को लेकर उनका नजरिया साफ था। बहुत सारी बातें नेताजी की हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आज सवाल है वो यही है कि नेताजी के बाद आफ्टर मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी, ये जो आप विंडो में देख रहे हैं, ये अखबार की कटिंग है 2005 की। 7 से 13 अक्टूबर 2005 को चित्रकूट में समाजवादी पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था। मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो युवा शाखा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इस चिंतन शिविर को मैंने खुद कवर किया था। पूरे चिंतन शिविर को चित्रकूट में हमने कवर किया था। उस दौरान की ये मेरी लिखी हुई ये खबरें हैं। महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से उन्होंने बेबाक टिप्पणी की थी और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महिला आरक्षण से पंचायतें बर्बाद हो गई हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। बुंदेलखंड को लेकर मुलायम का पैकेज, ये स्टोरी हमने की थी। मुलायम का पैकेज बुंदेलखंड राज्य की मुहिम की जड़ में मट्ठा है। उन्होंने एक बड़ा पैकेज उस वक्त दिया था। चित्रकूट में राम सर्किट बनाने के लिए पैकेज दिया था। उस समय राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार चीज़ें चल रही थी। उस मांग को, उस एक तरीके से तासीर को ठंडा करने के लिए
मुलायम सिंह यादव इस तरीके के राजनीतिक कदम उठाया करते थे और बड़ी बेबाक महिला क्षण पर वो अंतिम समय तक डटे रहे। भले ही वो उन बातों का जिक्र बाद में नहीं करते थे अब जो मौजूदा राजनीति है, लेकिन ये 2005 की 13 अक्टूबर 2005 को जो उन्होंने चिंतन शिविर में अपना संबोधन किया था, वो उसकी रिपोर्ट है जो मैंने स्वयं इस रिपोर्ट को रिपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर इस तरीके की तमाम चीज़ें तमाम मुलायम सिंह के साथ जुड़ी हुई हैं। मंथन में आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की मौजूदा राजनीति की और मुलायम सिंह के निधन के बाद जो स्थान खाली हुआ है उसको लेकर कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। और जहां एक तरफ आज पिछड़ों का मसीहा, समाजवादी आंदोलन का धुरंधर, समाजवादी आकाश का ध्रुव तारा टूटकर अपने पैतृक गांव सैफई में पंचतत्व में विलीन हो रहा था, वहीं बिहार के छपरा के सिया दियारा गांव जो जेपी जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव है, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जेपी की प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। और जो ये नाम पट्टिका दिख रही है आपको स्क्रीन पर, इसमें कहीं भी बिहार के किसी नेता का नाम नहीं है जो नामचीन नेता बिहार के जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसमें योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि हैं और अमित शाह मुख्य अतिथि हैं। और तीसरे व्यक्ति का नाम जो सांसद जी हैं वो उस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं के रूप में उनका नाम है जो जेपी के नाम पर सोसाइटी चलती है और जिसने इस प्रतिमा को लगवाया है। तो ये एक अलग तरीके के, जहां एक समाजवाद का धुरंधर चिर निद्रा में सोकर पंचतत्व में विलीन हो गया, मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा नेता इस भारतीय राजनीति के आकाश से ओझल हो गया, वहीं बिहार जो पड़ोस का राज्य है वहां भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता आज उन्हीं जेपी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे और एक राजनीतिक संदेश देने पहुंचे जिनके चेले मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हैं। मुलायम सिंह यादव उस दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह यादव जेपी और लोहिया के चेले कहते, खुद को कहलाना बहुत उन्हें पसंद था। चरण सिंह भी उनके राजनीतिक गुरु के रूप में स्थापित गुरु रहे हैं। लेकिन ये इसको भी एक समझना एक अलग तरीके की एक राजनीति है। और आज अमित शाह ने वहां खुलकर कहा कि जेपी आंदोलन से निकले नेता, उनका इशारा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर था कि वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। आज मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है ना। राजनीतिक बातें बहुत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह राजनीति को ओढ़ते थे, बिछाते थे, खाते थे, पीते थे, इसलिए राजनीति की बात राजनीति नेताजी को बहुत पसंद थी। तो राजनीति की बात की जा सकती है और कुल मिलाकर उनका नजरिया भी एक तरीके से राजनीति को लेकर स्पष्ट था। तो नेताजी मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को एक ऐसा संवारा था कि वो एक बहुत बड़े नेता, भारत के एक बहुत बड़े नेता, समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले जितना, लेकिन चमके जितना उनका वर्चस्व प्रभुत्व रहा, मुलायम सिंह उसमें सर्वोपरि समाजवाद को बिल्कुल भारत के राजनीतिक पटल पर चमका दिया। मतलब सोते जागते उठते बैठते यही कहते थे, हम समाजवादी लोग, हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार, समाजवादी लोग। ये एक अलग तरीके का माहौल नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बनाया था। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत अलग तरीके का ये मसला देखने को मिला। लेकिन नेताजी नहीं है। इस घटनाक्रम को, बिहार में जो घटनाक्रम छपरा में हुआ, वैसे तो जेपी की प्रतिमा का अनावरण किसी का कॉपीराइट नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके बहाने आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोट की, उस वक्त इस संकेत और संदेश दिया जब एक समाजवाद का एक बहुत बड़ा नेता पंचतत्व में
विलीन हो रहा था। इसके भी राजनीतिक संकेत और संदेश देने में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भी लालू और नीतीश का नाम लिए बिना भी लगभग इसी भाषा में लगभग यही उनका आशय और मंतव्य था। अब ये हमारे साथ मंथन में बहुत ही विद्वान पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, संपादकों का एक पैनल आज हमने आमंत्रित किया है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, देश के जाने माने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुलायम सिंह के साथ बहुत लंबा अरसा रहा है सुरेंद्र जी का, और एक बहुत करीबी रिश्ते उनके रहे मुलायम सिंह यादव से बतौर पत्रकार। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत आभार, आपने वक्त दिया। चूँकि नेताजी का निधन हुआ, इसलिए हमने ये तय किया कि कम से कम 2-3 दिन तो हम अपने अतिथियों का स्वागत नहीं करेंगे। बहुत आभार सुरेंद्र जी आपका। देश के जाने माने संपादक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंत राव जी हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़ गए हैं। राव साहब बहुत स्वागत, माफ़ कीजिएगा मुझे स्वागत नहीं कहना चाहिए। बहुत आभार राव साहब आपका, आपने वक्त दिया। मुलायम सिंह यादव के साथ लगभग 40 साल तक रहे उनके शिष्य, उनके अनुजवत, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एसपी यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत आभार यादव साहब, बहुत धन्यवाद, आज आपने वक्त दिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल लें इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो नेताजी के अंतिम संस्कार के दौरान या उसके बाद विभिन्न जगह से हमारे सहयोगियों ने ली, उन्हें जरा सुना देते हैं। जी को बचपन से, छात्र जीवन से मैंने समाजवादी जीवन जिया है। नेताजी को, आदर्शों को देखा है। एक बार कार्यालय का किस्सा है कि जब हमारे यहाँ एक बस एक्सीडेंट हो गई थी, 22 लोग आहत हुए थे, दिवंगत हो गए थे, तब श्रद्धेय नेताजी आए थे और पार्टी कार्यालय पे बैठने की व्यवस्था थी। उनका एक अलग कमरा है आदरणीय नेताजी का, शुरू से ही मंत्री कार्यालय में। तो सभी का मन था, प्रतिनिधियों का, कि नेताजी अस्वस्थ थे उस समय भी थोड़ा, कि नेताजी अंदर बैठे, लेकिन नेताजी का आदेश आया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठना चाहते हैं, पदाधिकारियों के साथ ही बैठना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पदाधिकारियों ने अपनी लोकल स्तर पर ये प्रयास किया कि वो न कार्यकर्ताओं से मिलें सीधा, लेकिन ये नेताजी का विशाल हृदय था कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए उस हॉल में नेताजी आए और नेताजी प्रत्येक व्यक्ति से, मैं भी उसमें शुमार था, प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग मुलाकात की। नेताजी पूरे देश में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि केवल नेताजी, पर्सनल अटैचमेंट के मामले में नेताजी का कोई सानी हो ही नहीं सकता। क्षति है, अपूर्णी क्षति है देश की, समाज की, यहाँ के हम सब परिवारजनों को नेताजी का प्रतिमान था, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक जो दुखद सूचना है, हम सब उसे सहन करने में असमर्थ हैं, फिर भी सबसे कामना यहाँ नेताजी की आत्माओं से शांति में मिले, सुख समृद्धि मिले, हम सबको ईश्वर शक्ति दे, इस गहन दुख से निवृत्त हो। कोई भी आदमी किसी से बात करो तो ये कहेगा सबसे ज़्यादा मुझे चाहते थे। नेताजी का इतना स्नेह और प्रेम था, कोई आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि हमें ज़्यादा चाह रहे हैं कि दूसरे। सब जिससे जो मिलता था सबसे ज़्यादा लगता था हम नहीं चाहते। तो नेताजी का प्यार हम तो जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने मेरे साथ जो किया है, मेरे साथ क्या पूरे समाज के साथ, आप इससे उनका व्यक्तित्व का पता इससे लग सकता है। बहुत लोग, बड़े बड़े नेता खत्म हुए। नेताजी ने सारे समाज के लिए इतना कार्य किया है जो उसको किसी समाज से या प्राणी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आदरणीय नेताजी के आज निधन के कारण सारा परिवार और भी अन्य जातियों के जो छोटे छोटे वर्ग के लोग भी दुखी हैं। इसलिए मैं अपनी आत्मा से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो सुख समृद्धि प्रदान करें और उनके परिवार पर जो पहाड़ टूटा उसको क्षमता उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करें। गए अब सूचना मिली जैसे ही हमने भाग दिया, टीवी पे आए। आप तो नेताजी के साथ रहे हैं? हाँ हाँ। तो कब साथ रहे थे? और से ही साथ रहे, जीवन भी बचा दिया हमने, नेताजी को छोड़ा नहीं। पहलवानी भी की आपने? हाँ हाँ हाँ, थोड़ी बहुत पहलवानी कर ली, तब तक नेताजी ने छोड़ दी थी। उनको पहलवानी दंगल लगाते तीनों में साथ रहे। फिर ये स्कूल में पहुँचे, मास्टर हो ही गए, तो तब आना जाना रहो। और फिर नट्टू सिंह ने अपनी सीट दी थी, इनको लड़ाया था। नट्टू सिंह ने ये कहा था कि ये लड़का होनहार है। नेताजी से अच्छा महान आदमी था किसान दलित पिछड़ों के लिए, बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने, जिससे आज हम सब लोग किसान नौजवान इतने सुखी हैं, समृद्ध हैं। किसान के लिए बहुत कुछ किया। जैसे BS की गवर्नमेंट रही थे, 5 साल खाद के लिए ही होती रही। सपा में कभी किसान को खाद बीज की कोई परेशानी नहीं है। आपने सुना कि किस तरीके से लोग नेताजी मुलायम सिंह को इंतहा तक चाहते थे, उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। और ऐसा नेता केवल समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, भारत में भी ऐसे नेता कम ही हुए हैं, कम ही ऐसे नेता हुए जिनको इस इंतहा तक लोग प्यार करते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार नेताजी के बाद की राजनीति और समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर भारत में तो हमने कम ही इस तरीके के भावनात्मक जुड़ाव वाले नेता देखे हैं। दक्षिण भारत में जरूर इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। जब कोई नेता दिवंगत होता है तो एक सैलाब भावनाओं का ज्वार भाटा नजर आता है। लेकिन उत्तर कैसे नेता, मैं कहूँगा खुशनसीब नेता, जो जिए भी शान से, इस दुनिया से भी गए तो अपने समर्थकों के कंधों पर, अपने लोगों के कंधों पर, जिन्हें उन्हें नेताजी बनाया। मेहमानों का परिचय हमने करा दिया है। इसी बीच देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल सुरेंद्र जी से है, चूँकि बहुत करीब से यादव परिवार और समाजवादी राजनीति को सुरेंद्र जी बहुत जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आफ्टर मुलायम सिंह के बाद पिछड़ों की राजनीति और समाजवादी पार्टी, क्या चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के सामने? क्योंकि नेता का जो कनेक्ट था वो तो जाहिर सी बात है कि उतना कनेक्ट तो है नहीं। देखिए, आप कौन सा इसको ऐसे समझिए जैसे किसी परिवार में मुखिया जब होता है वो भले निष्क्रिय रहे, जब उसका निधन हो जाता है तो तब पता चलता है कि पिताजी नहीं रहे तो क्या क्या चुनौतियां हैं जी। तो अभी अखिलेश जी को अब नए सिरे से अपने अंदर इन्वेंट करना पड़ेगा कि, क्योंकि आप देखिए जब तक वो थे तो शायद उनका बना ही हुआ था, भले वो निष्क्रिय थे और हजारों लोग उनके नाम की वजह से पार्टी से जुड़े हुए थे। हो सकता अब वो लोग कहें कि भाई नेताजी नहीं रहे, हमारा भैया जी से क्या लेना देना। अब ये भैया जी तय करेंगे कि कैसे वो, लेकिन नेताजी की जो खासियत थी, देखिए वोट बैंक उनका ओबीसी और मुस्लिम भी था, MY फैक्टर कहा ही जाता था, लेकिन उनका जो सर्किल होता था वो पॉलिटिकल टोटल और विद्वजन, उसमें पत्रकार भी, लेखक भी, संगीतकार भी। उनको एक शौक भी था कि लोग हमको ये न समझें कि हम कोई इटावा से आए हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी दी। इसीलिए आप देखिए वो उन्होंने महोत्सव शुरू किया सैफई का, मतलब बड़े बड़े शहर में उतने फिल्म कलाकारों को जुटा पाना आसान नहीं। वो उनकी दृष्टि को दिखाता है, इस सैफई को पूरे देश के स्तर पर ले जाएं। मैं उनके साथ जब तब सैफई गया जब उससे गांव था, धूल उड़ती थी और उनके पास भी एक एम्बेसडर व्हाइट कलर की होती थी, वो भी मुझे लगता सेकेंड हैंड थी, क्योंकि हम लोग काफी ट्रेवल करते तो दर्द होने लगता था पीठ में। अब इस समय बहुत याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई सेकेंड हैंड गाड़ी थी। मैं आज उनके जाने पर एक फिलोसफिकल दृष्टिकोण रखता हूँ, लेकिन जब कोई नेता नहीं रहता है या कोई भी व्यक्ति, उसके न रहने पर उसका सही मूल्यांकन होता है। जब तक वो है, पद पर है, या उसकी दबंगई है, या उसके रसूख है, लेकिन जब नहीं होता है तब उसका जो, और वो भी नेताजी अब कई साल से, तो आप समझ लीजिए कि वो मतलब एक तरह से हाशिए पर ही थे, सच बात ये है। तो मैं कहता हूं कि नेताजी सैफई से दिल्ली के लिए गए, चले, और दिल्ली हर नेता का एक लक्ष्य होता अपनी राजनीति। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन रक्षा मंत्री तो बने, प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन उनका कद प्रधानमंत्री से कम नहीं था। अक्रॉस पार्टी लाइन सारे दोस्त थे उनको, एक टेलीफोन पर ये उनकी सुनते थे, वो इनकी सुनते। ये हमारे पास व्यक्तिगत बहुत बार के अनुभव हैं। तो यहाँ से वो दौड़ते हुए गए दिल्ली, और दिल्ली से एक बीटिंग द रिट्रीट एक शब्द होता है, दिल्ली का किला फतेह किया और फिर उसी बहादुरी से गाजे बाजे के साथ लौट आए
और सफाई के लोगों को कहा कि देखो मैंने दिल्ली का किला फतेह कर लिया। ये यात्रा बड़ी डिफिकल्ट होती है जी जी, और नॉर्मली हर आदमी कर भी नहीं पाता। आज मैं जो दृश्य देख रहा था, आजकल के जमाने में जब व्यक्तिगत रिश्ते कुछ होते ही नहीं है, मैं तो मतलब परसों से लगातार किसी न किसी उससे जुड़ा हूँ और व्यक्तिगत लोग कुछ फोन कि भैया वो वाला बता दीजिए और ये क्या हुआ था और कैसे जाना है, क्या करना। तो हमने कहा नहीं, मैं तो घर यहाँ फंसा हुआ जा नहीं पा रहा हूँ। तो जो नेताजी के अंदर एक भाव था, एज नेता वो बहुत होशियार और तेज नेता थे, लेकिन उनके अंदर जो एक मुलायम सिंह था, वो इतना सहृदय था और इतना यारबाज था कि अगर आप उनसे मिल लेंगे तो फिर आप उनके मुरीद हो जाएंगे। ठीक बात हो सकता है जब तक न मिले हो तब तक हो सकता है बहुत सारी खूबियां नेताजी मुलायम सिंह के अंदर थी, जैसा सुरेंद्र जी बता रहे थे, बहुत सारी बातें। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये एक पिता जब नहीं रहता परिवार में, उस तरह की स्थिति अखिलेश के लिए एक पिता के रूप में भी, एक पार्टी के संरक्षक और मुखिया के रूप में भी है। हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर सैफई गए थे, लगातार वो सुबह से सैफई के पल पल का जो दृश्य है उसका शब्द चित्र भी खींच रहे थे और चित्र और उसको वीडियो फॉर्म में भी दर्शकों तक लगातार भेज रहे थे। वहाँ एक एक चीज का आंखों देखा हाल दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। शबी सैफई से लौट रहे हैं, रास्ते में हैं, मुझे लगता है एक्सप्रेस वे पर हैं, बहुत थके हुए भी हैं। तो सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने के बाद फिर उन्हें विदा भी करेंगे, उसके बाद मंथन को आगे बढ़ाएंगे। सभी आज जो वहाँ दृश्य देखकर एक तो ये बहुत लगा होगा कि भाई नेता मुलायम सिंह यादव क्या इतने बड़े नेता थे? बड़े नेता थे, सब जानते थे, लेकिन आज जो वहाँ अंतिम वक्त में जिस तरीके से लोग इस तरह, राव साहब बैठे हुए हैं, दक्षिण में लोग नेता के जाने पर चीखते पुकारते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जान दे देते हैं। वो दृश्य उत्तर भारत में नहीं दिखते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद आज वहाँ इस तरह के दृश्य दिखे। तो ये एक तरीके से आफ्टर नेताजी समाजवादी पार्टी की राजनीति और जो राजनीति ओवरऑल, इस पर एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद फिर आप आजाद हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। निश्चित तौर पर सर आज से जो अजीबोगरीब जो है वो दृश्य देखने को मिले, हम सुबह से लगातार बने हैं जैसा आपने बताया, और आज मैंने पहली बार सर किसी क्रिमिनेशन में, किसी इस तरीके के कार्यक्रम में लोगों को गश खाते हुए गिरकर जो है वो गश खाकर गिरते हुए आज मैंने पहली बार लोगों को देखा। 2 लोगों को तो हमने खुद जो है वो एम्बुलेंस बुलवाकर उनको अस्पताल पहुंचवाया है। निश्चित तौर पर जब जिस यादव की शव यात्रा निकली, यात्रा जिसे हम कहते हैं वो निकली है, तो निश्चित तौर पर लग रहा था कि पूरा सैफई जो है वो रो रहा है। सोता सारी दुकानें बंद थी, सैफई बिल्कुल पूरी तरीके से जिसे कहते हैं लॉक था, और वहाँ पर दिखाई दे रहा था लोगों का हुजूम, लोगों की जो है वो गाड़ियाँ चारों तरफ थीं। और जब किसी भी व्यक्ति के अगर कद काठी का अंदाज़ा लगाना हो तो कहा जाता है कि उसके मरने के बाद उस व्यक्ति के कद का अंदाज़ा लगाया जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचे जो ना जाने कितनी मशक्क़त करने के बाद पहुँचे हों, और जब नेताजी नहीं रहे तो जाहिर सी बात है मरने के बाद ना वो किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ना वो किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में है जो किसी भी प्रकार का उनसे कोई लाभ की उम्मीद करें। लेकिन सोचिए, पहली जो श्रद्धांजलि का जो पुष्प गुच्छ था, जो पुष्प चक्र था, वो सुब्रत राय सहारा ने रखा है। उसके बाद फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है वो पुष्प गुच्छ रखा है, फिर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, और फिर उसके बाद जो है वो परिवार के दूसरे सदस्य आए। अनिल अंबानी भी पहुंचे, अशोक गहलोत भी पहुंचे, हेमा सोरेन भी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे, मैं कहूँगा रक्षा मंत्री भी पहुंचे, खुद जो है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। तो निश्चित तौर के ऊपर सर आज जो है वो पार्टी से ऊपर, मनभेद से ऊपर, मतभेद से ऊपर जो लोग भी पहुंचे वो मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में पहुंचे, और उन्होंने साबित किया कि उनके जो रिश्ते थे जिसके साथ बने वो लाभ और हानि की बुनियाद से ऊपर उठ के बने। सभी नेताजी का जो एक कनेक्ट है, आपने बड़ी खूबसूरत शब्दों में बताया। ये क्या
आगे ये बड़ी चुनौती नहीं है समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए जो इस समय मौजूदा नेताजी हैं? बिल्कुल सर, इसको एक आज का जो पूरा एपिसोड है, आज की जो मुलायम सिंह यादव की जो आज इस दुनिया से कूच करके गए हैं वो, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौती है, या मैं यूं कहूं कि चुनौतियों के पहाड़ हैं। अपनी पार्टी को, अखिलेश यादव को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो दृष्टि है जो वो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ लगी है। चूंकि ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, अखिलेश गया, नरेश उत्तम को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, बहुत सारे जो ये ऐसे चीजें हुई हैं, इनसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित तौर पर ऐसे पार्टी में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी पैरवी मुलायम सिंह यादव करते थे, यानी कि उनको टिकट दिलाने का दबाव नेताजी की तरफ से आता था। तो निश्चित तौर के ऊपर वो लोग आज सोच रहे होंगे कि उन्हें अब भविष्य की राजनीति में क्या करना है, और उन लोगों के सामने किस तरीके की, अब एक आज सर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली। जो मंजर हमें आज एक मंच से देखने को मिला, सभी लोग एक थे, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे थे, सभी लोग एक दूसरे को जो है वो आई कांटेक्ट हुआ। आज पहली बार बहुत दिनों बाद जो है राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव का आई कांटेक्ट हुआ। आज पहली बार प्रतीक यादव और अखिलेश यादव एक रथ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो दोनों ने जो है मुलायम सिंह कुटी से और नुमाइश मैदान तक का सफर तय किया है। आज आदित्य यादव भी अखिलेश यादव के पीछे बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े दिखाई मिले। तो क्या ये जो आज एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है ये फौरी था, ये सिर्फ आज भर तक के लिए था, ये जज्बाती एक जो है वो एकता थी, या फिर अगर ये कुर्बानी के साथ एकता है, अगर सारे मतभेद भुलाकर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव एक हो जाते हैं, अखिलेश यादव एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर समाजवादी पार्टी का जो चुनौतियां हैं, समाजवादी पार्टी उन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह, लेकिन अगर ये जो एकजुटता आज देखने को मिली ये महज एक दिखावा है, महज एक ढकोसला है, महज एक राजनीतिक मंच से दिए गए मैसेज देने की कोशिश कि चुनौतियों के पहाड़। ठीक है, सभी ठीक है, बहुत सारी बातें आपने रख दी। बहुत शुक्रिया सभी हैदर। अब आप अपने रास्ते लखनऊ के लिए रास्ता तय कीजिए। बहुत शुभकामनाएं आपको और शुभ यात्रा। आप निकलिए। सभी हैदर ने पूरी तरीके से चीज़ों को रख दिया। हनुमंत राव साहब के पास चलते हैं, चूंकि दक्षिण से चंद्रबाबू नायडू भी आए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है मुलायम सिंह यादव को, और वो उनके राष्ट्रीय मोर्चे के बहुत पुराने साथी थे। तो एक तो भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो उत्तर दक्षिण का एक गुणागणित मुलायम सिंह के रहता था। दक्षिण के लोग बहुत सारे मुलायम सिंह से मिलने आते थे। राव साहब का इस पे नजर और नजरिया। दुर्गे जी देखिए, उत्तर प्रदेश को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब 85 लोकसभा सीटें थी, और हमेशा ये बात कही जाती है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ होके जाता है। तो इस लिहाज से भी आप देखें, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी लोकसभा की सीटें हैं, और जो एक पहले गैर कांग्रेसवाद की जब बात होती थी तब भी जो है देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश के मजबूत छत्रप कौन है और उनके साथ कैसे अलायंस किया जा सकता है। उत्तर दक्षिण की राजनीति को मिलाकर के एक वैकल्पिक राजनीति क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा एनटीआर के समय से कायम है, और पहले गैर कांग्रेसवाद की बात होती थी, अब गैर भाजपावाद की बात हो रही है। सिर्फ केंद्र की राजनीति को चुनौती देने की एक में पार्टी बदली है, लेकिन जो लोगों का एक संकल्प होता था कि जब जब केंद्र से, क्योंकि देखिए हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी चिंता होती है कि अगर केंद्र उनकी अनदेखी कर रहा है तो उनके पास विकल्प क्या है। और छोटे छोटे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के पास वो ताकत नहीं होती है कि वो केंद्र की राजनीति को बदल सके, लिहाजा वो इस तरह के फ्रंट और इस तरह के कॉम्बिनेशंस को लेके चलते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो उस तरह की फ्रंट की राजनीति के एक बहुत बड़ी जो है धुरी थे। अगर चंद्रबाबू नायडू संयोजक रहे लंबे समय तक, उसके पहले एनटीआर संयोजक रहे राष्ट्रीय मोर्चा के,
तो चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर से वो बात विरासत में ली और इस कॉम्बिनेशन को गैर भाजपावाद, गैर कांग्रेसवाद का जो एक विकल्प था उसको हमेशा बनाने की, तीसरा मोर्चा की जो एक राजनीति है उसको करने की इन तमाम नेताओं ने कोशिश की। लगातार कल से मेरे पास में दक्षिण के कई नेताओं के फोन आए, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के एक खास मेंबर पार्लियामेंट थे, उनका भी फोन आया, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी कि पार्थिव शरीर लखनऊ में भी रखा जाएगा या सिर्फ सफाई में रखा जाएगा। तो लगातार बहुत सारे बड़े नेताओं के फोन आए, वो क्लैरिफिकेशन चाहते थे। मुझे लगता है कि शायद अगर ये लखनऊ में पार्थिव शरीर रखा जाता कुछ घंटों के लिए तो ये तादाद और भी बड़ी होती, क्योंकि सफाई की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत सारे लोगों को दक्षिण के राज्यों में जो बड़े नेता हैं उन्हें ठीक से पता नहीं है, तो वो कुछ असमंजस की स्थिति में थे। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू वहां पहुंचे, वो लगातार कल दोपहर से ही इस कोशिश में थे कि कैसे कहाँ क्या होना है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, अब जो एक नई राजनीति है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मुलायम के बगैर अखिलेश अब कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज है। तो जैसा हम सबके वरिष्ठ सुरेंद्र दुबे जी ने भी कहा कि पिता का साया न रहने पर ही पुत्र को ये समझ में आता है कि क्या चुनौतियां हैं और उनसे किस तरह से निपटा जाए। तो मैं यही कहूंगा कि अखिलेश यादव के सामने इस समय परिपक्वता दिखाने का और परिपक्वता की राह पे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और जो लेगेसी मुलायम सिंह यादव छोड़ के गए, जिस समाजवादी नीतियों को उन्होंने जीवन भर जिसके लिए संघर्ष किया, जिन पिछड़े अल्पसंख्यक शोषित समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको अखिलेश यादव कैसे आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तरह अपनी प्रासंगिकता को किस तरह से बनाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुबह भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे अलग अलग चैनलों पे, आपके भी चैनल पे मैंने चर्चा की थी कि जो अलायंसेस पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव ने किए, कि एक बार वो कांग्रेस के साथ में गए, 2 लड़कों की जोड़ी आई और बहुत जल्दी वो जोड़ी टूट गई, और फिर बसपा के साथ में उन्होंने समझौता किया और वो भी मायावती के पहल पे वो बहुत जल्दी टूट गई। तो देखिए, इस तरह की जब जोड़ियां बनती हैं या इस तरह का मेल मिलाप होता है और वो बहुत जल्दी टूटता है, तो जनता में भी उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं कि आखिर क्यों साथ आए और फिर क्यों अलग हो गए। क्या ये सिर्फ चुनाव तक एक मैथमेटिकल गठबंधन था? जबकि राव साहब मोटे तौर पर ये देखा जाता था, राव साहब माफी के साथ में बस एक चीज ऐड कर रहा हूं कि पहले देखा जाता था कि मुलायम सिंह, हम आज कहीं देख रहे थे, तमाम चैनलों में चल रहा था कि गठबंधन और जोड़ तोड़ की राजनीति के बड़े माहिर थे मुलायम सिंह यादव। मुझे पूरी जिंदगी में बहुत उनकी गठबंधन की राजनीति का तो दृश्य बहुत ज्यादा कहीं दिखा नहीं। एक काशीराम वाला अगर आप जोड़ लें, उसके बाद उन्होंने कहीं प्री पोल अलायंस किया नहीं, आफ्टर पोल ही जो कुछ वो करते थे वो बहुत मजबूती के साथ में लड़ने की कोशिश करते थे। अखिलेश यादव ने 2-3 अलायंस की और वो असफल रहे, जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह ने जब भी किसी तरह का कोई अलायंस किया या मदद दी, उसमें उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, बल्कि अपना विस्तार किया। उन्होंने राजीव गांधी से मदद ली अपनी सरकार बचाने के लिए, और कांग्रेस को उन्होंने समेट दिया और समाजवादी पार्टी जो है वो फैलाव हुआ। और सिर्फ उन्होंने इसके बदले में कांग्रेस को सिर्फ इतना दिया कि अमेठी और रायबरेली में वो प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे, गांधी परिवार के खिलाफ वो प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे। तो ये जो एक राजनीतिक चातुर्य है या राजनीतिक रूप से जो जिसको कहते हैं कि बार्टर करना, राजनीतिक रूप से जो है गुणागणित करना, इसके वो बड़े सिद्धहस्त खिलाड़ी थे मुलायम सिंह यादव। और उन्होंने बड़े बड़ी पार्टियों को, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में रोक दिया। जिस कांग्रेस के पास में 85 सन 52 से लेके 85 तक जिस कांग्रेस का एकाधिकार रहा, उसको उन्होंने अगले 4 साल में समेट दिया और उसके बाद से लंबे समय तक वो एक छत्र राज्य करते रहे। काशीराम के साथ में उन्होंने गठबंधन किया, उस गठबंधन को के जरिए उन्होंने भाजपा की लहर को रोका। आप कल्पना कर सकते हैं कि 92 में क्या एक ज्वार था और 93 में मुलायम सिंह यादव जैसा नेता लोग बड़ा अकल्पनीय था कि भाई मुलायम सिंह को काशीराम की सरकार आ गई। मतलब लोग आंख बंद करके कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आनी प्रचंड ज्वार है।
कितना बड़ा जोखिम वाला नारा ये था भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश खास करके इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो राम की धरती थी वहां पर ये नारा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये कोई बहुत बड़े फौलादी इरादे वाला नेता ही जो है इस तरह के नारे के साथ आगे बढ़ करके जो है विजित हो ठीक बात है, ठीक बात। तो ये राजनीतिक कौशल मुलायम सिंह का बिल्कुल अद्वितीय था और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी परंपरा अखिलेश यादव के सामने है और अब जब उनके परिपक्व होने का समय आया है तो इतनी नजीरें हैं उनके पास में कि वो इनके सहारे जो है एक नया रास्ता अपना बना सकते हैं। ठीक बात जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आगे से वो जो गठबंधन करें वो दीर्घकालिक हो, उसके पीछे एक रणनीति हो और सिर्फ वो चुनाव जीतने का अंक गणित ना हो। देखिए इसीलिए भाजपा ने कहा कि अंक गणित तो बन गई लेकिन रसायन नहीं बन पाएगा, तो ऐसा ही हुआ। तो अखिलेश यादव को इन चीजों के बारे में सोचना होगा अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवाद की राजनीति करनी है और इस विचारधारा को अगर जिंदा रखना। ठीक बात। एसपी यादव साहब जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं और मुलायम सिंह के 40 साल के बड़े पुराने साथी। एसपी यादव साहब, एक मन में तमाम उन पुराने लोगों के मन में एक आशंका, एक सवाल है कि नेताजी के बाद, अभी जैसा सभी हैदर कह रहे थे कि बहुत सारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जो जिनकी पैरवी नेताजी करते थे और नेताजी लिख देते थे कि भाई एसपी यादव का टिकट पक्का, तो किसी की हैसियत नहीं थी काटने की। ऐसे बहुत सारे पुराने नेता हैं, वो बड़ी असमंजस में होंगे, आशंका उनके मन में होगी कि भाई वो कैसे पार्टी में एडजस्ट होंगे। एक दौर अभी 2012 से 17 के बीच था कि युवा के नाम पर बहुत सारे पुराने नेता पार्टी छोड़कर गए, बहुत सारे पुराने नेता किनारे भी हुए। तो ये बड़ी चुनौती होगी क्या अखिलेश यादव के लिए कि युवा और जो पुराने में सामंजस्य, नेताजी का काल, खुद अखिलेश यादव का कालखंड, इनमें समायोजन क्या बड़ी चुनौती नहीं होगी अखिलेश यादव के लिए? एसपी यादव साहब अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेताजी का जो संघर्ष है, नेताजी के जो विचार है, जो नेता जी के जो राजनीति रही है, आज वो समाजवादी पार्टी के लिए एक धरोहर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और मैं आज चूंकि 40 साल से मैं नेताजी के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और उनके नेतृत्व में, उनके गार्जियनशिप में मैंने राजनीति किया, तो मैं आज से पहले मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उस समाजवाद के पुरोधा को। और जहां तक सवाल है, देखिए एक विचारधारा कभी नहीं मरती है। आज डॉक्टर लोहिया जी को, जेपी को, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको हम याद करते हैं, उनके विचारधारा को याद करते हैं, उस पर चलते हैं। तो इसी प्रकार हमारे नेताजी आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी विचारधारा है, उनका संघर्ष है, उनके बताए हुए रास्ते हैं, उस पर चलकर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उनके सपनों को पूरा करेगी। और जब कोई, देखिए जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जब वो रहता है तो उसका सहारा रहता है। तो आज जैसे नेताजी एक गांव के खेत खलिहान से, पगडंडी से चलकर और दिल्ली तक पहुंचे, लखनऊ फिर दिल्ली तक पहुंचे, मुख्यमंत्री से लेकर और रक्षा मंत्री तक पहुंचे, तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हैं, जो नेताजी ने रास्ता बताया है, जो एक रास्ता दिखाया, सीख दिया है, उसमें चलकर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और जैसे कोई विचारधारा होती है, उस पर जब चला जाता है तो उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है, रास्ता बनता चला जाता है और आगे बढ़ती चली जाती है। तो समाजवादी पार्टी, ठीक है नेताजी नहीं है तो उनके विचारधारा है, उनको लेकर, उनके संघर्ष को लेकर समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन नेताजी ने जो रास्ता हमको दिखाया, जैसे कुछ साहसिक कदम है, हम लोग याद करते हैं। जैसे नेताजी ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि जब रक्षा मंत्री थे कोई ले नहीं सकता था कि अगर बॉर्डर पे कोई हमारे जवान या कोई सेना के अधिकारी मारा जाता था तो पहले वहीं दफना दिया जाता था। उन्होंने एक आदेश दिया कि नहीं, उसके पार्थिव शरीर को
घर तक लाया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जैसे इमरजेंसी में लोग बंद हुए थे, लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया और उनको पेंशन भी दिया। नेताजी ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया था। फूलन देवी जो एक मल्लाह जात की एक गरीब महिला थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था, उसको जेल से निकालकर और सांसद लाए, मुख्यधारा में सांसद बनाया, मुख्यधारा में जोड़ा। नेताजी ने बहुत बहुत साहसिक कदम उठाए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बार मुझे याद है जब वो रक्षा मंत्री थे, उनके मैं साहसिक कदम की बात करता हूं, तो बॉर्डर से लौट रहे थे और जो सेना का जो प्लेन था वो गड़बड़ हो गया था। लोग घबरा, बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, उदयन शर्मा जी जैसे लोग थे उसमें, उस प्लेन में। लेकिन नेताजी ने ऐसा वो बात कर रहे थे कि लोग समझ नहीं पाए कि हाँ कोई इसके दुर्घटना हो सकती है। बहुत साहसी थे, बहुत साहसी, और बहुत मुलायम सिंह यादव ने बहुत सारे निर्णय लिए। एसपी यादव साहब, उनकी जो फहरिस्त है बहुत लंबी है, हम गिनाने बैठेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। बहुत लंबी फहरिस्त है और बहुत सारे काम उन्होंने किया, इसीलिए तो वो नेताजी थे। आलोक जी से मेरा सवाल है कि आलोक जी, जैसा एसपी यादव ने कहा कि भाई विचारधारा पर पार्टियां चलती हैं, समाजवादी पार्टी विचारधारा पे, जैसे जेपी और लोहिया की विचारधारा पे बाकी लालू, मुलायम, नीतीश चले। आज जेपी की 120वीं जयंती है। समाजवाद के उस पुरोधा को मैं नमन करता हूं और के न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका जो गांव है छपरा में एक गांव है सितारा दियारा करके, वहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे उनकी प्रतिमा का अनावरण करने। और ये उस वक्त गए इधर जब समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, उस वक्त वो जेपी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे और एक संकेत और संदेश दिया। अमित शाह ने तो सीधे कहा कि भाई जेपी की पाठशाला से निकले लोग कांग्रेस की गोद में बैठ गए जाके। ये आज पॉलिटिकल हमला किया। इस दोनों को जो मैंने देखा कि दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं, टाइमिंग है, क्योंकि मुलायम सिंह के जाने से एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ है। और आज मैं वो देख रहा था, वो नाम पट्टिका दिखाई जाए, हमारे सहयोगी उस नाम पट्टिका को दिखाएं जो उद्घाटन वाली नाम पट्टिका है जेपी की। उसमें बिहार के किसी नेता का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, अमित शाह का नाम है और एक सांसद जी हैं, हो सकता है वो बिहार के हो, नीचे उनका नाम है। सोसाइटी जो स्थापित की गई है, जो मूर्ति लगा रही उसका, बाकी बिहार के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम इस नाम पट्टिका में नहीं है। आलोक जी, इसको क्या आप कनेक्ट करेंगे दोनों चीजों को? देखिए, दो चीजें हैं। पहला, लगातार जो हमारे जो पैनलिस्ट जो एक बात ये कह रहे हैं कि अखिलेश की चुनौती बड़ी है, मैं इसमें दो जवाब ढूंढता हूं और दो मेरे को आयाम दिखाई देते हैं। पहला, इनमें से भी पहला ये है आपका कि अखिलेश की चुनौती, मेरा मानना है, मैं पहले ये कहता हूं कि अखिलेश की चुनौती कम थी। इसकी वजह बता दूं, कम इसलिए हुई है क्योंकि अभी तक बहुत सारे नेताओं को ये आसरा था कि मुलायम सिंह कुछ सहारा दे देंगे, कुछ सांत्वना दे देंगे, मुलायम सिंह आगे कुछ कह देंगे तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। उन्हें लगता था कि उनके पास में एक कंधा है अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनाने का। एक वो हिस्सा अब खत्म हो चुका है। तो अब इसका दूसरा जवाब कि अखिलेश की चुनौती, मेरा, आप कहते हैं बढ़ गई, मेरा मानना है कि अखिलेश की जिम्मेदारी बढ़ी है, चुनौती नहीं बढ़ी। चुनौती तो उनके पास में जो 2014 से जो सरकारें चल रही हैं, जिस तरीके से उनको सत्ता से जाना पड़ा, जो भी हुआ, तो चुनौतियां तो पहले से, अब जिम्मेदारी बढ़ी है। अब जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में साथ में उनको एक अधिकार भी मिल रहा है। अब वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, पूरी तरह नेतृत्व करेंगे, 100% नेतृत्व करेंगे। अब जो समाजवादी पार्टी से जो अलग हट गए थे या जो इनके परिवार के भी जो लोग जो इधर उधर जा रहे थे, अब वो सबको एक होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, इसका जवाब आप ही ने दे दिया। आपने जो आज जो नाम पट्टिका दिखाई है, भारतीय संस्कृति ऐसी रही है आज तक, कभी उस दिन, कम से कम उस दिन हमले नहीं किए जाते। हमले करने के लिए बहुत है। अभी ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना गुजरात का चुनाव है, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं।
ये बात आप कुछ दिनों के बाद भी कह सकते हैं। अब सवाल है इस मैसेज का मतलब क्या निकालेंगे? क्या ये समाजवादी पार्टियों को डराने के लिए मैसेज? क्या केंद्रीय सरकारी एजेंसियों का नाम भले ही नहीं लिया गया, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं। नहीं आलोक जी, उन्होंने आज मुलायम सिंह का नाम नहीं लिया, उनको छोड़ दिया है। बाकी नीतीश कुमार और लालू का तो नाम लिया है। नहीं, इनका नहीं लिया, अखिलेश का नहीं लिया, क्योंकि इनको सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हो और इस बार निश्चित तौर पर मिलेगी। देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा रास्ता, एक पथ लोगों के लिए तैयार कर दिया है कि कैसे जुड़ेंगे, केंद्रीय एजेंसियों से कैसे निपटा जाता है। तेजस्वी ने भी इसका थोड़ा सा एक बयान दिया था कि आइए हमारे घर में ही ऑफिस खोल लीजिए, ईडी वालों के लिए कहा था। तो ये एक रास्ता दिया है राहुल गांधी का जो ये रास्ता है, इस पे अखिलेश को चलना पड़ेगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी में को थोड़ा सा भ्रम में रखने के लिए या उनको दबाव में लेने के लिए ये बयान दिया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह खाटी समाजवादी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी पार्टी में उनसे बड़े समाजवादी, उनसे बड़े लोहियावादी जनेश्वर जी हुआ करते थे, जनेश्वर मिश्रा। उनको तो छोटे लोहिया बोला जाता निश्चित तौर पर। अगर आप बौद्धिकता की अगर बात करें तो जनेश्वर मिश्रा से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन नेता इससे नहीं बड़ा होता है कि वो कितना बौद्धिक है, नेता इससे बड़ा होता है कि उसमें नेतृत्व क्षमता कितनी बड़ी है। तो नेतृत्व क्षमता के मामले में जनेश्वर मिश्रा बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता के मामले में मुलायम सिंह के आगे वो बौने ही ठहरते थे। मैं बौने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नेतृत्व क्षमता ज्यादा बड़ी चीज होती है। आज भी आप देख रहे हैं 2014 से वो नेतृत्व क्षमता ही तो है, आगे से माइनस होते चले जाना है। तो अखिलेश की चुनौती बड़ी, मेरा मानना है कि आसान हो गया है अब, लेकिन अब उनको तय करना पड़ेगा कि उनको सड़क नापनी पड़ेगी, जन सरोकार के मुद्दों पे उनको सड़क पर आना पड़ेगा और केंद्रीय एजेंसियों से डरना छोड़ना पड़ेगा। अभी तो आय से संपत्ति से के अलावा कई सारे मामले थे जिनकी वजह से बेचारे अखिलेश जी चुप होते थे, लेकिन अब मेरा मानना है कि वो सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब इनको सड़क पे आना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, इनके लिए चुनौती आसान हो गई, सारा परिवार इनके साथ में इकट्ठा होगा। और अभी तक एक पैनलिस्ट ने एक बात और कही थी कि वो कभी कांग्रेस के साथ में करते हैं, कभी बसपा के साथ में करते हैं। तो देखिए, वो उन्होंने जो प्रयोग किया, सबसे बड़ी चीज होती है कि नेतृत्व क्षमता कितनी बड़ी है, क्या आप वोट का ट्रांसफर करा पाते हैं। ठीक बात। और हमेशा ये देखा गया कि बसपा के वोट कभी भी ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, बाकी लोग अपने ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये एक देखना पड़ेगा। और अगर ये ठोक बजा करके अपने नए साथियों के अलावा पुराने अनुभवियों को भी अगर साथ लेकर चले, नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। और इनके सामने जो राजनेता है उन्होंने समझ भी लिया, इसीलिए उन्होंने वो कह भी दिया कि वो गोद में जाकर बैठ गए। ठीक बात है, ठीक बात है। सुरेंद्र जी, एक 20 सेकंड में, चूंकि मंथन बिल्कुल अंतिम सोपान पर है, 20 सेकंड में आपका रिएक्शन कि क्या आप देखते हैं मुलायम सिंह वाली नेतृत्व क्षमता अखिलेश यादव में? सीधा सवाल है। अनम्यूट करिए। देखिए, के अंदर वो नेतृत्व क्षमता और कोई किसी की फोटोकॉपी नहीं हो सकता। हर नेता की अपनी छवि होती है, अपना स्टाइल होता है। लेकिन मैं बात उस पर करूंगा जो आज महत्वपूर्ण आज का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बीजेपी वाली प्रतिमा का। जी, साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी अब समाजवाद का जो भी तमगा है वो अपने साथ लगा करके उत्तर प्रदेश से बताना चाहती कि देखो, हम असली समाजवादी, यहाँ कुछ नहीं जो नेताजी से खत्म करें। दूसरा भी आपको बता दूं मैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को नेताजी खूब मोबिलाइज किया अपने जमाने, सबको ही करते थे जिसका फोन आ जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, नेताजी जब गए तो पुष्पता की कुछ कहे आते थे। मुझे लगता है कि जिन एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं उनके कुछ फुटप्रिंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि भाजपा की जो राजनीति का तरीका है उसमें सामंजस्य नहीं है, तीर कमान की ही राजनीति है उनकी। ठीक बात। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब दिक्कत इसलिए होगी कि नेताजी का लिहाज था इन लोगों को। ठीक बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हनुमान जी, सुरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अब नेताजी का लिहाज खत्म हो गया है। कुल मिलाकर एक बात ये, दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण, जिनमें सुरेंद्र जी ने भी टिप्पणी दी और आलोक जी ने भी कहा कि वो जैसे अब पहले पटेल को बीजेपी ने अपने पाले में किया, अब जेपी आज ये समाजवाद का बहुत बड़ा नेता, आज जब पंचतत्व में विलीन हो रहा था तो वहां जेपी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें विशिष्ट अतिथि थे, बिहार का आदमी कोई नहीं था और जेपी के चेलों पर सीधे निशाना साधा गया। तो क्या अब जेपी भी पटेल की तरह भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष होने वाले हैं? सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? अमित शाह और जो दूसरे नेता योगी आदित्यनाथ, इन दोनों का जेपी से कोई लेना देना नहीं। जी जी, हनुमान जी आखिरी टिप्पणी आपकी, अंतिम टिप्पणी बोलिए। हनुमंत जी, लगता है हनुमंत जी से संपर्क। आलोक जी आखिरी टिप्पणी आपकी। कि ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा सुरेंद्र जी की, बात लेने और देने की नहीं होती है, सवाल ये होती है कि आप चौधराहट कैसे अपनी जमाएंगे। ये पूरी बिसात बिछी हुई है, बिसात में एक एक मोहरे को आपको अपनी तरफ करना है और सामने के मोहरे गिराना है। कुल मिलाकर शतरंज का खेल है और उसमें बीजेपी माहिर है। अखिलेश को अब करना पड़ेगा, चाहे उनका एक पैदल मारा जाए चाहे वजीर मारा जाए, उनको डट कर खेलना है। चाहे भले ही 5 सिपह सलार उनके पास में बचे, 5 सिपाही बचे, उनको मैदान नहीं छोड़ना है और 24/7 राजनीति करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं बचा अब इसके अलावा। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, आलोक जी का भी बहुत शुक्रिया, हनुमंत जी का भी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी का भी बहुत शुक्रिया, एसपी यादव साहब का भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का भी जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हुए और उनके जिनके वो अनुयायी थे जयप्रकाश नारायण, आज उनकी 120वीं जयंती थी। नेताजी को भी नमन और जेपी को भी नमन। अब बात चलते चलते की, इसमें हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के अलग अलग रंग आपको हम चलते चलते में अक्सर दिखाते रहते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही रंग दिखा रहे हैं आपको, जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें राहुल गांधी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे आए हुए थे और उनसे राहुल गांधी ने बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अद्भुत और अनूठी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बच्चे बहुत आत्मीयता महसूस कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत आत्मीय तरीके से मिल रहे हैं और आप भी इस आत्मीयता को महसूस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 2 ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಂದನೇ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು ಅಂತ, ನನಗೆ ಕೈ ಇದಾವಂತಾನೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 2 ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಂದನೇ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು ಅಂತ, ನನಗೆ ಕೈ ಇದಾವಂತಾನೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ